मित्र साथियों, जो आज इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजक हैं, पप्पू राम जी और राधेश्याम जी की पूरी टीम, आप सब इस कार्यक्रम में शामिल आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कार्यक्रम में। एक चुनौती स्थिति भी आपने पैदा कर दी है, मेरे ऊपर अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया है। मैं आपकी तरह समाज का एक सामान्य सदस्य हूं, लेकिन देख रहा हूं कि मुझसे अपेक्षाएं कुछ ज्यादा आप कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी खूबी है कि हम अपनी आदिवासियत को इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ये आदिवासियत है कि हम अपनी पारिभाषा में स्त्री पुरुष एकजुट होकर के रहते हैं, एकजुट होकर के साथ में खाना खाते हैं, मिलते हैं। इसलिए कार्यक्रम के आयोजकों का सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। कार्यक्रम को लेकर चूंकि बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिला है, मिलता रहता है, तो कार्यक्रम को लेकर कुछ सुझाव भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। समाज को लेकर कुछ बातें करेंगे और एक संवाद स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक दशक पीछे चल रहे हैं। सिर्फ एक दशक अपने समाज से बाकी जगहों पे जो कार्यक्रम होते हैं उनकी तुलना में। वो कैसे, मैं आपको याद दिलाऊं कि करीब 2012 में जोधपुर विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी आयोजित की गई। आदिवासी समाज के प्राध्यापकों के द्वारा एक गोष्ठी आयोजित की गई, एक सेमिनार आयोजित किया गया, और उसमें सबसे पहली गोष्ठी में वहां पर सरस्वती की प्रतिमा थी, जो कि पारंपरिक रूप से हम स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले सरस्वती वंदना या सरस्वती पर फूल चढ़ा करके कार्यक्रमों की शुरुआत कर देता। फिर उनके अगले कार्यक्रम में गया 1 साल बाद, तो एक तरफ सरस्वती की प्रतिमा थी और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा की तस्वीर थी। फिर 2 साल बाद और एक कार्यक्रम में गया, जोधपुर की मैं बात बता रहा हूं। वहां से सरस्वती की प्रतिमा गायब थी और सिर्फ बिरसा मुंडा की तस्वीर थी और साथ में समाज के और दूसरे पुरखों की तस्वीरें थी। फिर देखते देखते, ये एक उदाहरण था, लेकिन देखते देखते पूरे राजस्थान में बिरसा मुंडा, कप्तान छुट्टनलाल, जयपाल सिंह, इनकी प्रतिमाओं की संख्या बढ़ती चली गई। अभी उस तरह की प्रतिमाएं, पत्थर की और दूसरी धातुओं की प्रतिमाएं तो लगनी शुरू हुई है, वो भी लगनी शुरू हो चुकी है। लेकिन कार्यक्रम शुरू करते वक्त अब बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हर तरह के विचार के लोग हैं, और हमारी लोकतंत्र की खूबी यही है कि हम भिन्न भिन्न विचारों को सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनमें से कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ नकार कर देते हैं। तो कुछ लोग जरूर असहमत होंगे, लेकिन मैं ये प्रस्तावित करना चाहता हूं कि अब आने वाले कार्यक्रमों में आपको दोनों में से एक को चुनना है, दोनों साथ में नहीं चल सकते। या तो आपको मीन भगवान के रास्ते में जाना है या बिरसा मुंडा के रास्ते में जाना है, दोनों एक साथ नहीं है। एक हमारे पुरखे हैं जिनको हम जानते हैं कि 1875 में पैदा हुए, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उलगुलान उस लड़ाई का नाम है।
सिर्फ 25 बरस जिए। 25 बरस में आदमी क्या कर पाता है? कुछ खास नहीं कर पाता। लेकिन 25 बरस के उस जीवन को उन्होंने सार्थक ढंग से जिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। आप कभी जब झारखंड जाने का आपको अवसर मिले तो जरूर आप डोंबारी पहाड़ियों पे जाइए। वहां की भाषा में बोलते हैं डोंबारी बुरु। बुरु मतलब पहाड़। रांची से 50 किलोमीटर है। वहां पर बिरसा मुंडा का स्मारक है और उस पहाड़ी को देख करके आइए, फिर उसके बारे में पढ़िए। और मित्रों, जब मैं आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के योगदान की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहता हूं कि आदिवासियों का आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। आप में से अधिकांश लोग शिक्षक हैं, मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा के बारे में आपने कभी सिलेबस में पढ़ा या पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये तो एक छोटी जगह की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि हमारे समाज के इतिहासकार नहीं है जिन्होंने इतिहास की किताबें लिखी, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास लिखा, वे दलित और आदिवासी समाजों से नहीं है। इसलिए हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास नहीं दर्ज किया गया। लेकिन आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का योगदान बाकी लड़ने वालों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊं। मैं साहित्य पढ़ता पढ़ाता हूं तो मैं प्रेमचंद के माध्यम से बता सकता हूं, मैं भगत सिंह के माध्यम से बता सकता हूं। जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी उसके कौन चला रहे थे? सबसे बड़े जमींदार और पूंजीपति जो अपने इलाकों में किसानों का शोषण करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, वही सब कांग्रेस के मेंबर थे और वो आजादी की लड़ाई लड़ते थे। आजादी की लड़ाई के लिए जेल भी जाते थे। लेकिन भगत सिंह इस सवाल को उठाते थे, प्रेमचंद इस सवाल को उठाते थे कि अगर इस तरीके से हम आजाद हो गए तो उससे क्या लाभ होगा? किसान और मजदूर की स्थिति बदल पाएगी? नहीं बदल पाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस सवाल को उठाते हैं। आप देखिए कि वो आजादी की लड़ाई में अलग ढंग से शामिल होते हैं। गांधी जी के साथ तमाम असहमतियों के साथ वो आजादी की लड़ाई में शामिल होते हैं। इसी प्रकार आदिवासियों की लड़ाई न केवल साम्राज्यवाद यानी न केवल अंग्रेजों के खिलाफ है, बल्कि आदिवासियों की लड़ाई स्थानीय पूंजीपतियों और जमींदारों के भी खिलाफ है। आजादी मतलब क्या? हम आदिवासियों का प्रोग्राम कर रहे हैं, दलितों के प्रोग्राम भी आप देखते होंगे, उसमें शामिल होते होंगे। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अपनी आजादी की तो बात करते हैं, दूसरी की आजादी की बात नहीं करते। ये समस्या तब से है जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी। स्थानीय रजवाड़े, जमींदार, नवाब साहब, पूंजीपति लोग जो नई नई मिलें खुल रही थी, उद्योग धंधे खुल रहे थे, वो अपनी आजादी चाहते थे अंग्रेजों से, लेकिन अपने अधीन लोगों को वो मुक्त नहीं करना चाहते थे। लेकिन आदिवासियों की लड़ाई का विजन ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है, इसलिए खुद उस बारे में पढ़ें और आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि आदिवासियों का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि 1857 जिसको हम आजादी की लड़ाई का पहला पड़ाव मानते हैं, 1857 के विद्रोह को, उससे ठीक 2 साल पहले संथाल हुल, मैंने वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे डाला है, विस्तार से उसमें देख सकते हैं, दूसरे स्रोतों से आप देख सकते हैं। 1855 में 15,000 संथाल इकट्ठे हो गए, 15,000, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी अपने इलाके को आजाद कराने के लिए। बदले में किसी जमींदार और पूंजीपति के शासन के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से आजादी। सीधो कान्हो, चांद भैरव, इनके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई।
तो मित्रों, हमको इतिहास को सही ढंग से पढ़ना है। और अब बाकी जगहों पर आदिवासियों के प्रोग्राम मीन भगवान से बहुत आगे जा चुके हैं, अब बिरसा मुंडा से भी आगे जा चुके हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आदिवासियों की आजादी की लड़ाई लड़ी, और सन 1900 में जेल में उनकी हत्या कर दी गई। सिर्फ 25 वर्ष का जीवन उनका मिला, लेकिन वो अपना नाम अमर कर गए। लेकिन आज हम बिरसा मुंडा से एक सीमा तक सीख सकते हैं, वो हमारे पुरखे हैं इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। आज उनसे ज्यादा रिलेवेंट हमारे लिए जयपाल सिंह है, उनसे ज्यादा रिलेवेंट हमारे लिए कप्तान छुट्टन लाल है, जिन्होंने आदिवासियों के वर्तमान अधिकारों के लिए, जो आज हमको अधिकार मिले हुए, उनके लिए लड़ाई लड़ी। जयपाल सिंह, क्या आप जयपाल सिंह का नाम से परिचित हैं? कुछ लोग जरूर परिचित होंगे। वो झारखंड में पैदा हुए, एक आदिवासी परिवार में, गरीब परिवार में, एक मिशन स्कूल में पढ़ते थे। आप जानते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे क्रिश्चियन मिशंस के स्कूल आज भी हैं, आपके इलाके में भी होंगे, वहां पढ़ते थे। एक फादर को उनके टैलेंट पर देख करके लगा कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपने साथ इंग्लैंड ले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की उन्होंने। देश के एक आदिवासी ने 20वीं सदी के शुरुआती दशक में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और न केवल पढ़ाई की, इससे आगे की बात सुनिए। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स हुए। उस दौरान भारत गुलाम था, भारत के पास में अपने आप को साबित करने के सीमित अवसर थे। जब देश आजाद हो तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन गुलाम देश में आपके पास में बहुत सीमित अवसर होते हैं। उसमें उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए हॉकी टीम बनाई, हॉकी खेलने लगे, और हॉकी के एक बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन लेखक के रूप में हॉकी के कॉलम्स लिखा करते थे। इंग्लैंड के जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है खेल के, उनमें कॉलम लिखते थे, और हॉकी के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में ख्याति प्राप्त करने लगे। 1928 के ओलंपिक्स में शामिल होने के लिए भारत की टीम मुंबई के बंदरगाह से रवाना हुई। उसको छोड़ने के लिए सिर्फ 3 लोग आए, एक जो यहाँ के खेल के अध्यक्ष थे, खेल समिति जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके, एक उसके महासचिव और एक पत्रकार। आप सोचिए, उस टीम से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। गुलाम देश की टीम ओलंपिक खेलने जा रही थी पहली बार। उसमें 13 सदस्य यहां से शामिल हुए और यहां से चले, और 3 सदस्य 20 दिन के लिए वो टीम लंदन में रुकी। उसमें 3 सदस्य वहां से शामिल हुए, जिनमें एक जयपाल सिंह थे। उसमें 2-3 सदस्य ब्रिटिश भी थे, क्योंकि वो भारत में रहते थे, भारत में पैदा हुए, तो वो भारत की तरफ से खेलते थे। और सभी ने देखा कि जयपाल सिंह के अंदर वो खूबी है कि जयपाल सिंह को हम टीम का नेतृत्व दे सकते हैं, तो जयपाल सिंह को टीम का कप्तान बना दिया गया। एक आदिवासी को भारत की हॉकी की टीम, जो भारत आज, आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा और आना चाहिए, जब हम बच्चों को रटाते हैं या खुद पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हम लिखते हैं हॉकी, लेकिन देखते हैं हम टीवी में क्या, क्रिकेट। 2020 चल रहा है, अभी कुछ और चल रहा है। हॉकी का मैच कितना लोग देखते हैं? नहीं देखते। लेकिन हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कैसे बना, हॉकी से भारत को क्या सम्मान मिला, यह हमको नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। जब खेल दिवस हो या कोई और दिवस हो, कभी जयपाल सिंह के योगदान के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। वो भारत की टीम बनी और उसके कप्तान बने जयपाल सिंह, और उस टीम ने वहां पर एक उत्सव, जैसे आज हमारा कार्यक्रम एक स्थानीय उत्सव था, उस उत्सव में यह तय किया गया कि इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम एक मित्रता के लिए मैच कर ले। जैसे होता है ना फ्रेंडली मैच, कोई चंदा इकट्ठा करने के लिए कई बार हम करते हैं, कोई सद्भावना के लिए ऐसे ही मैच कर लेते हैं। भारत की उस टीम ने इंग्लैंड की टीम को 4-0 से हराया उस सद्भावना मैच में,
और उसका इंग्लैंड के ऊपर असर ये हुआ कि उस साल इंग्लैंड ने ओलंपिक्स में अपनी कोई टीम नहीं भेजी। इंग्लैंड इतना हतोत्साहित हो गया कि हमारा एक उपनिवेश, हमारा एक गुलाम देश भारत और उसकी टीम ने हमको 4-0 से हरा दिया। ये जो मैं बातें कह रहा हूं, कोई भी मन से कोई बात कहे, आजकल आपके सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल करके देखना चाहिए। मैं आपको सारी तथ्यपरक बातें कह रहा हूं। आप गूगल में देखिए, भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब मिला, उसमें टीम कौन सी थी, किसने कितने गोल किए, भारत ने क्या कोई इंग्लैंड में मैच खेला, सबके स्रोत मौजूद है। भारत की वो टीम पूरे उत्साह के साथ ओलंपिक में उतरी, वहां पे उसने 6-7 मैच खेले और वो टीम ना केवल अजेय रही, यानी किसी से ना केवल वो कभी हारी नहीं, बल्कि भारत की टीम ने अपने ऊपर एक भी गोल नहीं होने दिया। आप सोचिए, पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल भारत की टीम के ऊपर कोई टीम नहीं कर पाई। और उस अजेय टीम के, उस विश्व विजेता टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, जो भारत के आदिवासी थे। लेकिन उनके बारे में आपको इतिहास की किताबों में, खेल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। वो जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने देश को गौरव दिलाने के लिए, उसी दौरान जब वो हॉकी खेलने के लिए जाने वाले थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आजकल आप आईएएस कहते हैं, आईसीएस भी कहते हैं, उस दौरान आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हो चुका था, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। वो बीच में ट्रेनिंग छोड़ करके गए। जब वो वापस लौटे तो उनसे कहा गया कि आपको ट्रेनिंग अगले साल 0 से शुरू करनी होगी, क्योंकि आपकी काफी एब्सेंट है। उन्होंने कहा, मैंने अपने देश के लिए हॉकी खेला और मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं आईसीएस को छोड़ता हूं। आईसीएस को छोड़ के आ गए। उस दौरान जब सब लोग पद की लालसा करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उस दौरान हर कोई चाहता था कि उनको बड़ा पद मिल जाए जिससे वो लोगों के ऊपर राज कर सके। भाई, हम पद क्यों चाहते हैं? ज्यादातर लोग पद इसलिए चाहते हैं कि वो दूसरे के ऊपर अपनी पावर दिखा सके। आदिवासियत में पावर के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके अंदर ये भावना है कि आप अपने किसी और के ऊपर, दूसरों के ऊपर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप आदिवासी नहीं हैं। जयपाल सिंह आईसीएस की उस नौकरी को, उस ट्रेनिंग को छोड़ करके आ गए और भारत में आकर भारत के आदिवासियों को एकजुट करना उन्होंने शुरू किया। आदिवासी महासभा का गठन किया। अब समय आ गया है कि हम जयपाल सिंह की बातें मंच पर करें, और बातें होने लगी हैं। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। अभी बात हो रही थी मीन जयंती की, मीन भगवान की जयंती है। मैं ये सोच रहा था कि मेरा जन्म तो 20वीं सदी के आखिरी दशकों में हुआ, 1982 में हुआ। मैं जब अपने माँ बाप से बचपन में पूछता था कि मेरे जन्म की तारीख क्या है, तो बोलते थे कि सावन का महीना था, बाजरा बोने जा रहे थे और दोस्त थी उस दिन। कि अब मेरे माँ बाप को 1982 में ये मालूम नहीं है कि मेरा जन्म किस तारीख को हुआ, और ये मीन भगवान के बारे में आपको कैसे पता चल गया कब उनकी जयंती है? अगर उनका जन्म तिथि किसी ने दर्ज कर ली तो वो हमारे आदिवासी तो नहीं है, आदिवासियों के भगवान तो नहीं है। हम तो अशिक्षित थे, हमें जन्म तिथि कौन दर्ज करता हमारी? इसलिए मित्रों, अब हमको इन चीजों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वो जयपाल सिंह जो वापस आकर के आदिवासियों को एकजुट किया, उनके लिए पत्रिका निकाली, आदिवासी महासभा का गठन किया, और जब देश आजाद होने वाला था तो देश की संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जयपाल सिंह को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया, और आप देखिए वहां पर उनके भाषण मौजूद हैं। बहुत अच्छे स्पीकर थे, अच्छी अंग्रेजी में बोलते थे। आप लोकसभा की वेबसाइट पे जाकर, संसद की वेबसाइट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर आर्काइव्स में जाइए, और वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से पुरानी सारी डिबेट्स मिल जाएंगी।
जो 2.5 साल करीब करीब जो संविधान सभा की बैठकें हुई, ये देश आज जैसा है वैसा क्यों है, इसका जवाब आपको संविधान सभा की बैठकों की बहसों में मिलेगा। संविधान सभा के सदस्य किस बारे में क्या बात कर रहे थे, आदिवासियों के कौन से सवाल वहां पर उठाए जा रहे थे, कौन से नहीं उठाए जा रहे थे, संविधान सभा का कौन सदस्य क्या बात कह रहा था, सब कुछ आपको संविधान सभा की बहसों में मिलेगा। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ भी मौजूद है, हिंदी अनुवाद भी मौजूद है। पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और इस देश को बेहतर ढंग से जानने में वो आपकी जरूर मदद करेंगे। जयपाल सिंह बार बार ये सवाल उठाते हैं कि हम इस देश के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति नहीं कहना चाहते। ये डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ टर्म है। उन्होंने कहा जैसे अनुसूचित जाति वैसे अनुसूचित जनजाति। जयपाल सिंह कहते थे इनको आदिवासी कहिए, इंडिजिनियस पीपल कहिए, क्योंकि अगर आप देश के आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं तो आप दुनिया के आदिवासियों से जुड़ते हैं। लेकिन आप जब अनुसूचित जनजाति कहते हैं तो आप दुनिया के आदिवासियों से नहीं जुड़ पाते। 1993 में भारत सरकार ने जेनेवा सम्मेलन में कहा कि हमारे यहाँ कोई आदिवासी नहीं रहते, यहाँ पे कोई मूल निवासी नहीं है, सभी लोग मूल निवासी हैं यहाँ। तो संयुक्त राष्ट्र आदिवासियों के लिए जिन अधिकारों की वकालत करता है उसके लिए हम नहीं लड़ पाते, क्योंकि भारत सरकार का ऑफिशियली स्टैंड ये है कि यहाँ पे कोई आदिवासी नहीं है। आप सोचिए कि जयपाल सिंह की बात संविधान सभा में मान ली गई होती तो आज हम ज्यादा अधिकारों से संपन्न होते। कैसे? ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। ऑस्ट्रेलिया नक्शे में तो जरूर आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, एक अलग महाद्वीप है। यहां से सिंगापुर की तरफ आप जाइए, इंडोनेशिया सिंगापुर होते हुए न्यूजीलैंड से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया नाम की एक जगह है। वो मूल रूप से एक बड़ा आइलैंड है, बड़ा द्वीप है, जिसको महाद्वीप आप कह सकते हैं। वो मूल रूप से आदिवासियों का, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जैसे सबसे पहले आदिवासी रहते थे, ऐसे वहां पे आदिवासी ही रहते थे। वहां पर बाहर से लोग आते चले गए। जैसे अपने यहाँ काले पानी की सजा होती थी, बड़े बूढ़ों से आप सुनते होंगे या जरूर आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो जब किसी को काले पानी की सजा होती थी तो उसको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। आप पोर्ट ब्लेयर घूम के आए तो पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसका नाम सेलुलर जेल है। आजकल उसका वीर सावरकर जेल नाम कर दिया गया है, क्योंकि सावरकर भी उस जेल में रहे। तो वहां पर जो ब्रिटेन के अपराधी थे, ब्रिटेन के कैदी थे, उनको वहां पर जाकर बसाया जाता था ऑस्ट्रेलिया में। और बाद में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उनकी संख्या वहां पर इतनी ज्यादा हो गई और वो इतने आतताई थे कि वहां के मूल निवासियों को उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं कि जो आपस में बात कर रहे हैं वो अगर ये बात सुनेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे तो कुछ बच्चे आदिवासी समाज के इतिहास के बारे में सीख पाएंगे। तो वहां पर जो बाहर से आए हुए थे, ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिशमैन थे, उन्होंने आदिवासियों को खदेड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी सारी जमीन हड़प ली, उनका बड़े पैमाने पर जिनोसाइड किया, नरसंहार किया। और अब ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम हिस्से ऐसे बचे जो आदिवासियों के इलाके। एक जमाना ऐसे आया करीब 50 से 100 साल पहले, जब वहां पर ब्रिटिशर्स ने आदिवासी माओं से उनके बच्चे छीनना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम्हें बच्चे पालना नहीं आता। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई मां इस बात से सहमत नहीं होगी कि उसे कहा जाए कि उसको बच्चा पालना नहीं आता। यहां तक कि जानवर भी अपने बच्चे पालना जानते हैं। ये बात किसी से किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बच्चे छीन लिए गए तो एक पूरी ऐसी जनरेशन पैदा हुई जो अपने माँ बाप के साथ नहीं पली बड़ी, जो उनके सुधार गृहों में पली बड़ी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे। उस पीढ़ी को कहा गया स्टोलन जनरेशन, यानी जिनका बचपन छीन लिया गया, एक ऐसी पीढ़ी। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों, जैसे आज हम एकजुट हैं और समाज के इतिहास पर बात कर रहे हैं, समाज की संस्कृति पर बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों ने एकजुट होना शुरू किया और अपने अधिकारों की मांग करना शुरू किया। जब वो एकजुट हो गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से कहा
कि आपने हमारे पुरखों के साथ में बुरा बर्ताव किया है, इसको आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। और मित्रों, करीब 15 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मैं अभी भूल रहा हूं, शायद 2007 या 2008 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद का विशेष सत्र बुला करके ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों से, जिनको एबोरिजिनल्स कहते हैं, उनसे सार्वजनिक माफी मांगी। मैंने उनके उस अंग्रेजी भाषण का भी हिंदी में अनुवाद करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। वैसे आप गूगल में टाइप करके गूगल में डालेंगे, सर्च करेंगे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइज फ्रॉम इंडिजिनस पीपल, ये डालेंगे, आपको उनकी स्पीच का पूरी स्पीच आपके सामने वीडियो में या टेक्स्ट में आ जाएगी। वहां की संसद ने, वहां के प्रधानमंत्री ने, वहां के मंत्रियों ने, वहां की सरकार ने सार्वजनिक रूप से वहां के आदिवासियों से माफी मांगी। और आज ऑस्ट्रेलिया में ये निजाम है, ये व्यवस्था है कि आदिवासियों के इलाके संरक्षित कर दिए गए हैं। जैसे भारत में आपने सुना होगा सेंटिनलीज का इलाका संरक्षित है। सेंटिनलीज आदिवासी अंडमान निकोबार में, उनका एक द्वीप है, उसका नाम भी सेंटिनलीज है, वो संरक्षित है, वहां पे आप नहीं जा सकते। ऐसे आदिवासियों के तमाम इलाके संरक्षित कर दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। वहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी जाना होगा तो आदिवासी काउंसिल से परमिशन लेनी होगी। दुनिया के आदिवासियों ने ऐसे संघर्ष किए और अपने अधिकारों को बचाया। आज ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी इलाके में, जैसे यहां पर आदिवासी इलाके में जो चाहे वो जो कुछ कर सकता है, सबको पूरी आजादी है, वहां पे नौकरियां भी सिर्फ आदिवासियों के लिए। वहां पे शिक्षा का आदिवासी ढंग है। यहां एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था में है जहां सिलेबस में आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं है। एक बड़े शिक्षा शास्त्री से मेरी मुलाकात हुई एनसीईआरटी के कैंपस में। एनसीईआरटी जो किताबें बनाती है, उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्प बात कही कि बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि कुतुब मीनार कहां पे है, लाल किला कहां पे है। बच्चों को ये क्यों नहीं बताया जाता कि भाई ये किस पेड़ का पत्ता है, एक पत्ते का फोटो छापो या एक पत्ता लेकर के आओ। दोनों शिक्षा है। हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? क्या हम प्रकृति को अपनी शिक्षा में शामिल करते हैं? नहीं करते। क्या हम दलितों, आदिवासियों के इतिहास को अपनी शिक्षा में शामिल करते हैं? नहीं करते। क्या हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं देश के आदिवासी? नहीं कर सकते। यानी ये शिक्षा व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, आदिवासियों के अनुकूल नहीं है। इसमें हमने अच्छी जगह बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे ढंग की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो मित्रों, दुनिया के आदिवासियों ने खुद की अपनी एक पहचान सुनिश्चित की, उसके लिए संघर्ष किया, और जयपाल सिंह मुंडा उसी पहचान को संरक्षित करने के लिए देश की संविधान सभा में लगातार बहसें कर रहे थे। वो बहसें हमको पढ़नी चाहिए, वो बहसें हमको अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए, पढ़ करके सुनानी चाहिए। जैसे हम भागवत का पाठ करते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्रसाद लेने के लिए आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। ऐसे क्या हम अपने इतिहास का वाचन नहीं कर सकते? ऐसे हम क्या संविधान सभा की बहसों में से जयपाल सिंह के भाषण निकाल करके या बाकी आदिवासी सदस्यों के भाषण निकाल करके उनको नहीं पढ़ सकते? क्या हम मीना समाज का इतिहास उसमें नहीं पढ़ सकते? ऐसे मंचों पर छोटी मीटिंग करके, मान लीजिए इतने लोगों को अनुशासित करना मुश्किल है, छोटे बच्चे भी हैं, इतने लोग सीरियस एक साथ नहीं हो सकते, तो हम छोटे ग्रुप बना सकते हैं। एक एक ब्लॉक के, एक एक तहसील के ग्रुप बनाएं, एक स्कूल का ग्रुप बनाएं, एक क्षेत्र का ग्रुप बनाएं, और उसमें आपस में ऐसी बातें करें जिससे हम खुद इनरिच हों। मैं देखता हूं कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि नौकरी करने वाले, जो आप में से ज्यादातर लोग नौकरी करने वाले हैं, आप तो हालांकि ज्यादातर अध्यापक है, गांव के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, आपके बच्चे तो फिर भी ठीक होंगे। शहरों में जो नौकरी करते हैं वो ना आदिवासी का कुछ जानते हैं, ना वो आरक्षण के बारे में कुछ जानते हैं। उनसे आप 5 मिनट बात करो और कोई उनको अगर आरक्षण विरोधी तर्क देने लगे, वो तुरंत उससे सहमत हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरिट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है आरक्षण से। ये किसकी कमी है? ये हमारी कमी है। मंच पर दीप प्रज्वलित कर दिया गया। अब दीप प्रज्वलित करना और अगरबत्ती जलाना घर में सब महिलाएं करती है,
यहाँ पे सब पुरुषों ने किया। ये क्या बात हुई? मतलब घर में सब पूजा पाठ का काम, व्रत त्योहार का काम महिलाओं ने अपने जिम्मे ले रखा है। अपनी बेटी को भी फोन करके बताएंगे आज करवा चौथ है, व्रत कर लियो। आप वो सारे ढकोसले घर में करने को तैयार है, लेकिन मंच पर जहां समाज की जागृति का है वहां पर अगर ये समाज आपको वो सम्मानजनक स्थान नहीं दे रहा तो अपना स्थान छीन लो। माइक इस तरफ, तो 2-3 महिलाओं ने परिचय दिया, बाकी ने माइक को पास कर दिया कि भाई चलो तुम दे दो। क्या आपकी कोई पहचान नहीं है? क्या आपका कोई व्यक्तित्व नहीं है? आप मेरे YouTube पे जाके देखिएगा, 2008 का या 9 का 8 का शायद एक वीडियो है। मेरी जीजी मेरे साथ रहती थी, नाम लिखना नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, अक्षर कभी देखा ही नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया, मेरे पास किसी से मैंने कैमरा लिया था, पता नहीं किससे, और मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने पूछा कि भाई अपना परिचय दो, तो कहा कि मेरा नाम भरोसी है और मैं बगड़ाई की बेटी हूं, सेवा में सासरा है। वीडियो की शुरुआत यहां से है। क्या आपका ये भी परिचय नहीं है? आपका नाम नहीं है, आपका गांव नहीं है, आपकी ससुराल नहीं है? परिचय सिर्फ इस बात से होता है कि हम कोई नौकरी करते हैं, हम फला इस स्कूल के प्रधानाचार्य है, या हम लेक्चरर हैं, या प्रोफेसर हैं, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, यही परिचय है? नहीं, आपका हर किसी का एक व्यक्तित्व है। अगर आप घर चलाती हैं तो ये भी बहुत बड़ा काम है। घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है, बच्चों को पालना कोई छोटा काम नहीं है, वो उतना ही महत्वपूर्ण काम है। उसकी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण काम है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। ये नौकरी वाले तो 8 घंटे काम करते हैं, आप तो 24 घंटे काम करते हो। रात में 2 बजे भी बच्चा जग गया तो उसको दूध पिलाना है, उसका ख्याल रखना है, सारे घर को देखना है। तो जो 8 घंटे की नौकरी करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, या जो 24 घंटे की नौकरी करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ? आप अपने मन से ये हीनता बोध निकाल दीजिए कि आप कोई काम नहीं करती। आप सोच रहे होंगे हम क्या बताएंगे, हम तो गृहिणी हैं। गृहिणी भी बहुत बड़ा काम है, अच्छी गृहस्थी चलाना बहुत बड़ा काम है। आप देखिए सबकी गृहस्थी टूट रही है, लोग चला ही नहीं पा रहे। नई पीढ़ी को आप देखिए, 2 दिन साथ रहेंगे, उसके बाद में कोर्ट में मैटर पहुंच जाएगा। पंचायत, पहले पंचायत में पहुंचता था, अब कोर्ट में पहुंच जाते मैटर। तो आप अगर एक संतुलित अच्छा परिवार चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी हीनता बोध से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, आप सबसे भी कहना चाहता हूं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम या तो किसी हीनता बोध से ग्रस्त हो जाते हैं या किसी श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे आप मीणा इलाके में जाइए, जहां पे मीणा बहुसंख्यक है, यहां तो कम संख्या में है। करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, जिन गांवों में मीणा बहुसंख्यक है उनके अंदर एक श्रेष्ठता बोध है। दलितों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये हमारी आत्मालोचना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये हमको करना पड़ेगा। हम इस पे बात अगर नहीं करेंगे तो हम कोई समता मूलक समाज या आदिवासी दर्शन वाला समाज नहीं बनाने जा रहे। दलितों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, गलत बात है, और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। कोई श्रेष्ठता बोध की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जगहों पर आप शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति या आदिवासी के नाम पर विशेष प्रावधान चाहते हैं, अपने लिए न्याय चाहते हैं। आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो आप न्याय चाहते हैं। लेकिन अगर आप पुरुष होने की वजह से या एक इलाके में बहुसंख्यक होने की वजह से किसी के साथ अन्याय करते हैं, तब आप उस पर चुप रहते हैं, ये ठीक नहीं है। अपने भीतर के श्रेष्ठता बोध को, जो आपको आपकी नौकरी की वजह से या पुरुष होने की वजह से या किसी खास इलाके में पैदा होने की वजह से या एक बहुसंख्यक जाति में पैदा होने की वजह से आया है या किसी पैसे वाले परिवार में पैदा होने की वजह से आया है, उसको त्याग दीजिए। वो आदिवासियत विरोधी विचार है। उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, उस श्रेष्ठता बोध से मुक्त होइए, तभी आप आदिवासी समाज का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ श्रेष्ठता बोध नहीं है, हम हीनता बोध के भी शिकार हैं। कौन सा हीनता बोध? हमारे अंदर हीनता बोध है, जैसे बहुत सारी महिलाओं के अंदर है, मेरी पहचान क्या है, मैं क्या बताऊं।
तो उसके बारे में हमने बात की। कुछ लोगों के अंदर हीनता बोध है, अरे हम तो टीचर हैं, फला आदमी तो फला अधिकारी है। नहीं, आप समाज को पढ़ाते हो, समाज को दिशा देते हो, शिक्षा देते हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। कोई हीनता बोध की आवश्यकता नहीं है। किसी के अंदर हीनता बोध है, बच्चों के अंदर खास तौर पे, या जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आती। किसी किसी को ये हीनता बोध होता है, हमको अंग्रेजी नहीं आती, हम कैसे बाहर की दुनिया का मुकाबला करेंगे। मुझे भी नहीं आती अंग्रेजी, लेकिन मैं भारत के नंबर 1 विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अच्छी तरह पढ़ाता हूं। मेरे विद्यार्थी खूब सम्मान करते हैं। और इसके अलावा मैंने अंकारा विश्वविद्यालय में पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा मैंने तुरीन विश्वविद्यालय इटली में पढ़ाया हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देशों में कॉन्फ्रेंसेज में हिस्सा लिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में हिस्सा लिया हुआ है, और भाषा कभी उसके रास्ते में कोई बाधक नहीं बनी। मेरी भाषा, मेरी पहचान, ये कभी बाधक नहीं बनी। इसको अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। किसी के अंदर ये हीनता बोध है, अरे हम तो किसान के बच्चे हैं, हम तो मजदूर के बच्चे हैं, हमारी माँ अनपढ़ है, हमारे पिताजी अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे। बिल्कुल कोई हीनता बोध की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा कि आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। जो लोग शहरों में पैदा हुए हैं, जो लोग अमीर घरों में, अधिकारियों के घरों में पैदा हुए हैं, वो जानते ही नहीं कुछ। उनका अनुभव संसार, उनका ज्ञान संसार बहुत सीमित है। वो गांव में जाए आ गए तो वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। आपके पास में गांव का भी अनुभव है, आपके पास शहर का भी अनुभव है। आपने अशिक्षा भी देखी है, आपने शिक्षा भी देखी है, आपने मजबूरियां भी देखी है, आपने उन्नति भी देखी है। आपके पास इतने सारे व्यापक अनुभव है, इसलिए कभी भी कोई हीनता बोध अपने मन में ना लाए। एक समता मूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़े, और समता मूलक समाज बनाने की दिशा में इस तरह के कार्यक्रम, समाज का इतिहास, समाज का दर्शन हमारी बहुत मदद करता है। अपने पुरखों से सीखें, उनसे बात करें, अपनी भाषा संस्कृति को हमेशा बचाने की कोशिश करें। मुझे देखकर क्या अच्छा लग रहा है कि ज्यादातर महिलाएं लहंगा लुगड़ी पहन के आई, अच्छी बात है। मुझे ये भी अच्छा लगता है, जैसे अभी बात हो रही थी रास्ते में कि बाकी सारे समाजों ने अपने गीतों को छोड़ दिया, मीणा अभी भी उन्हीं गीतों में फंसे हुए हैं। मैं कहूंगा ये अच्छी बात है। अपने गीतों को मत छोड़िए, वो आपकी पहचान है। अगर आप गीतों को छोड़ देंगे, पहनावे को छोड़ देंगे, खाने को छोड़ देंगे, अपनी भाषा को छोड़ देंगे, तो कल लोग ये कहेंगे कि आप किस बात का आरक्षण ले रहे हो। कल लोग ये कहेंगे कि आप कहां से आदिवासी हो। आपको अपनी मौलिकता बचानी है, लेकिन अगर आपकी संस्कृति में कोई खामी आ गई है, जैसे अगर आपकी संस्कृति है उसमें मैं देखता हूं कि बाहरी समाज के दबाव में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा धर्म और कर्म कांड घुस गए हैं, अंधविश्वास घुस गए हैं। मेरी जीजी तो नहीं जानती थी कि करवा चौथ क्या होता है, लेकिन अब घर घर में करवा चौथ का व्रत हो रहा है, और 50 तरह के व्रत आ गए। आज आप किसी 80-90 साल की महिला से पूछिए कि वो जानती है इसके बारे में कि नहीं जानती है। तो ये हमने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दूसरे समाजों से सीखा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन में कोई भूमिका नहीं। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि जब हम खुद को नीचा मानने लगते हैं और किसी को ऊंचा मानने लगते हैं, जैसे बढ़िया ब्राह्मणों को कुछ लोग ऊंचा मानते हैं, तो फिर उनके जैसा आचरण करने लगते हैं, उनके व्रत त्योहारों को अपनाने लगते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, उनके जैसी भाषा बोलने लगते हैं, और खुद को फिर ऊंचा क्लेम करने लगते हैं। इसमें अगर आपके समाज में कोई खामी है तो उस खामी को दूर कीजिए, लेकिन अपनी भाषा संस्कृति मत छोड़िए। अपने बच्चों को जरूर अपनी भाषा सिखाइए। मैं देखता हूं कि जो नौकरी करने वाले हैं वो अपने बच्चों को या तो इंग्लिश सिखाना चाहते हैं या हिंदी सिखाना चाहते हैं। हिंदी वो सिखाना चाहते हैं बेचारे जो खुद अंग्रेजी नहीं जानते, वो भी कोशिश करते हैं कि शब्द तो अंग्रेजी के सिखाएं। बेटा ये क्या है? काऊ। गाय नहीं कहेंगे उसे, या अपने गांव में कुछ और बोलते हैं वो नहीं कहेंगे। अच्छा ये क्या है? गोट। अरे छेड़ी कहते थे गांव में, बकरियां कहते थे, वो नहीं सिखाएंगे बच्चों को। बच्चों को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। अगर आप भाषा नहीं सिखाएंगे, भाषा माँ की तरह होती है। जैसे माँ के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है,
ऐसे भाषा के बिना भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आप माँ के बिना कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, आप जहां चाहें वहां पहुंच जाएं, आप अधूरे हैं। ऐसे आप अपनी भाषा के बिना, क्योंकि भाषा में एक नॉलेज सिस्टम होता है, एक ज्ञान व्यवस्था होती है हर भाषा में, और उस ज्ञान व्यवस्था को, उससे हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने पुरखों से जुड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से जुड़ते हैं, अपने गांव से, अपनी जमीन से जुड़ते हैं। अगर हमारे बच्चों को हमारी भाषा नहीं आएगी तो वो धीरे धीरे हमारे बूढ़े माँ बाप से, हमारे गांव से, हमारे खेतों से, हमारे व्रत त्योहार से, हमारे पहनावे से, हर चीज से नफरत करने लगेंगे, उससे दूर होने लगेंगे, और ये आदिवासियत के लिए अच्छी चीज नहीं है। अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात कीजिए। आपके बच्चे अंग्रेजी सीखे और 10 भाषाएं सीखे, अच्छी बात है। एक उम्र होती है जब बच्चे बहुत जल्दी भाषा सीख सकते हैं, उस उम्र में वो भाषाएं सिखाइए उनको, लेकिन अपनी मातृभाषा को छोड़ने की कीमत पर नहीं। दुनिया के कहीं के आदिवासियों ने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है, सबने ये और भाषाएं भी सीखी है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी बचाए रखा है। इस तरह के आयोजन समाज की जागृति में मदद करते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है, अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं देखता हूं कि आप सबका इतना प्यार और सम्मान मिलता है कि देश के किसी भी हिस्से में अफसर चुना गया, बीरबल हैं, बीरबल मीना, उन्होंने कहा सर मैं इटली से बोल रहा हूं, ये समाज की एकता, अगर हम समाज का एक दूसरे से सहयोग करें, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे हमारे समाज के लोग मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे लोग परीक्षाएं देने जाते हैं, परीक्षार्थी देश के किसी भी कोने में चल जाएं, उनको ठहरने की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। जगह जगह पे लोग भंडारे लगाते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था करते हैं। ये समाज की एकता है और इस एकता को हमको बनाए रखना है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि चूरू जिले में, यहाँ सुदूर जगह में रह करके भी बहुत सारे लोग करौली के हैं, वो सब एकजुट हैं, यहाँ के लोगों के साथ एकजुट हैं। इस एकजुटता का हमको विस्तार करना है। इस एकजुटता को हम तमाम राजस्थान के तमाम इलाकों के लोगों तक तो लोग लेकर के ही जाएंगे। दूसरे राज्यों में हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग हैं, बुलंदशहर में, मेरठ में, मथुरा के आसपास हैं, मध्य प्रदेश में हमारे समाज के लोग हैं, महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोग हैं, उन तक भी इस एकता को लेकर के जाइए। जब समाज की पूरी एकता बन जाएगी, फिर हमको दूसरे आदिवासियों तक इस एकता को लेकर के जाना है। दूसरे आदिवासी हम देखते हैं कि वो हमसे मिलने में संकोच करते हैं। मुंडा, भील, उरांव, संथाल, ये गौंड, ये हमसे नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं भाई मीणा तो थोड़े अलग तरह के हैं। हमको बड़ा भाई खुद को मानते हुए या छोटा भाई माने, जो भी माने, क्योंकि हम संख्या में काफी हैं, प्रशासनिक पदों पर हैं, तो हमको एक पहल करनी चाहिए, एक संवाद स्थापित करना चाहिए। हमारे बीच संवाद की कमी है। इसका परिणाम क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन डाली हुई है एक भील के नाम से कि ये मीणा आदिवासी नहीं है, इनको आरक्षण से हटाओ। आपको जानकारी होगी इस बात की। ये क्यों हो पाया? क्यों? समता समिति ने भीलों को अपने साथ में ले लिया। सभी भील नहीं, लेकिन काफी भील उनके साथ है, क्योंकि हमने दोस्ती का हाथ भीलों की तरफ नहीं बढ़ाया। अगर हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कोई और बढ़ाएगा। हमें न केवल भीलों से दोस्ती करनी है, बल्कि संथालों से, ओरावों से, गोंडों से, मुंडाओं से, और खासी और गारो जो पूर्वोत्तर के आदिवासी वहां तक, और दक्षिण के आदिवासियों जहां भी जाएं वहां पर आदिवासियों के इस दायरे का विस्तार करें। जब आदिवासियों की एकता हो जाएगी, उनकी दोस्ती हो जाएगी, फिर हमको दलितों से भी दोस्ती करनी है। क्योंकि अगर हमको कोई राजनीतिक विकल्प बनाना है तो अकेले आदिवासी नहीं बना सकते। आपने देखा होगा किरोड़ी लाल जी कितने बड़े नेता हैं, उन्होंने पिछले 10 साल इसी प्रयोग में बिता दिए। 10-12 साल से मैं देख रहा हूं कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट राजनीति में करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और उनको, मेरे ख्याल से मीणा समाज के वो सबसे बड़े नेता हैं, बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग प्यार और सम्मान करते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक विकल्प नहीं खड़ा कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी दलितों से एकता नहीं हो पा रही। मैं दलितों के गांव में गया तो दलित बताते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर को आदिवासी नहीं मानते, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है तो हम विरोध करते हैं, मीणा हमारे साथ नहीं आते।
तो मित्रों, ये भी हमारी एक सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्मालोचना का एक बिंदु है। हमको इस मामले में भी अपनी आलोचना करनी होगी और इसको सुधारना होगा। हमें दलितों के साथ बैठना है, उनको अपने साथ बिठाना है, मिलकर के कार्यक्रम करने हैं, जिससे कि ये इस एकता का विस्तार हो। और जब जरूरत पड़े कि हमको एक राजनीतिक विकल्प बनाना है, तो उस राजनीतिक विकल्प के लिए भी हम तैयार खुद को कर सकें। क्योंकि हालांकि मेरी राजनीतिक विकल्पों में बहुत रुचि नहीं है, क्योंकि राजनीति की अपनी शर्तें हैं। मेरे मित्र बताएंगे जो राजनीति में है कि राजनीति क्या है, कि जो हमारा चुनावी लोकतंत्र है वो अब पूंजी के अधीन हो गया है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतने की तो कोई गारंटी नहीं है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको बाहुबल और धनबल इसकी आवश्यकता जरूर होगी। धनबल, बाहुबल और मीडिया बल। धनबल यानी बहुत पैसा होना चाहिए। आपको 50 कारें और जीपें घुमानी पड़ेगी, लोगों को दारू पिलानी पड़ेगी, आपको पैसे बांटने होंगे। जो इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको पैसे बांटने पड़ेंगे। आपको गुंडों से दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको अखबार के संपादक को पैसा देना पड़ेगा कि वो आपके बारे में खबर छापे। अब आप सोचिए कि इस प्रक्रिया में कम से कम 5 करोड़ रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। एक आम आदमी के पास 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? या तो वो कर्जा लेगा, या वो किसी उद्योगपति से कोई ये करार करेगा कि मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारे लिए काम करूंगा। ऐसा व्यक्ति कभी समाज के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए चुनावी लोकतंत्र से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जो उम्मीदें हैं वो सामाजिक आंदोलनों से है। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 वर्षों से, खासतौर पर रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की एकता लगातार मजबूत हो रही है और सरकार उससे डरी हुई है। पहले रोस्टर का मुद्दा आया, SC/ST एक्ट का मुद्दा आया, दोनों सरकार को वापस लेने पड़े। आप वरना जानते हैं कि सरकार कितनी घमंडी, कितनी अहंकारी है। वो किसी के आगे नहीं झुकती, लेकिन देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आगे झुकी। आप सबने, आपकी एकता ने सरकार को झुकाया। इस एकता को हमें बनाए रखना है। ये सामाजिक आंदोलन बड़ी सी बड़ी सरकारों को, ताकत से ताकतवर सत्ताओं को झुका सकते हैं। इसलिए इस दबाव समूह के रूप में या एक मजबूत सामाजिक आंदोलन के रूप में